नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक लगभग 24.87% मतदान हुआ दर्ज। सबसे अधिक बंगाल और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग। वीआईपी चेहरों ने भी किया मत अधिकार का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश की विधानसभा की सभी 175 सीट पर 11 बजे तक 23.10% मतदान और ओडिशा विधानसभा की 28 सीट पर 23.28% वोटिंग। यूपी के दादरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में भी उपचुनाव। पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन और सेवा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए किया चुनावी प्रचार। का एनडीए को दिया वोट, केंद्र में बनाएगा मजबूत सरकार। विपक्षी गठबंधन को लिया निशाने पर। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। 91.52% लड़कियां और 85.12% लड़के उत्तीर्ण। लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 6.40% से अधिक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। और आईपीएल में आरसीबी की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कायम। आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स से टकराएंगे गुजरात टाइटंस। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ गया। इस बार 87% से ज्यादा छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। लड़कियों ने मारी है बाजी फिर एक बार। परीक्षा में 91.52% छात्राएं और 85.12% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन में सर्वाधिक 99.91% जो छात्र हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1,16,145 छात्रों को 90% और 24,068 छात्रों को 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ मौजूद है। निशांत, अब 12वीं की जो परीक्षा है सीबीएसई बोर्ड की, उसका रिजल्ट सामने आया और एक बार से फिर अगर माने तो लड़कियों ने मारी है बाजी। जी आंचल, देखिए बिल्कुल ये ट्रेंड जो है हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, हर साल पिछले हम कई साल से देख रहे हैं कि लड़कियों का जो पास परसेंटेज होता है वो लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर होता है। तो इस बार भी जो लड़कियों का पास परसेंटेज जो है वो 91.52% है और लड़कों का जो पास परसेंटेज है वो 85.12%, यानी कि लड़कियों और लड़कों के पास परसेंटेज में 6.4% का फर्क है। ये गैप जो है वो काफी अधिक है। अगर 6.40% के गैप की बात करें तो काफी अधिक है। पिछले साल जो 2023 में जो परीक्षा हुई थी 12वीं की परीक्षा में, तब भी 6% के आसपास का पासिंग परसेंटेज में फर्क था लड़कियों और लड़कों में, और ये जो गैप है वो इस साल भी बरकरार है। तो अभी हमने पिछले दिनों आईसीएसई जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें भी जो लड़कियों का पास परसेंटेज था वो लड़कों के मुकाबले काफी अधिक था। तो ये हम कई साल से देख रहे हैं और इस बार भी यही देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर पास परसेंटेज की बात करें तो इस साल 87.98%, यानी करीब 88% छात्र सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में पास हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले अधिक है। पिछले साल के मुकाबले करीब 0.65% अधिक छात्र इस बार 12वीं परीक्षा में पास हुए हैं। और इस साल कुल 16 लाख से अधिक 16,21,224 छात्र शामिल हुए थे 12वीं की परीक्षा में, जिनमें से 14,26,420 बच्चे कुल उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये परीक्षा अगर हम बात करें जोन के हिसाब से बात करें तो हर साल जो दक्षिण राज्यों के जो जोन है उनका पास परसेंटेज अधिक होता है। इस बार भी
जो त्रिवेंद्रम जोन है, त्रिवेंद्रम रीजन है, वहां के 99.91% छात्र पास हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे विजयवाड़ा है जहां के 99.04% और चेन्नई के 98.47% बच्चे पास हुए हैं। अगर दिल्ली की राज्यवार करें बात की जाए निशान, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा टॉपर्स की संख्या रही और किस राज्य ने बाजी मारी है इस बार? जी देखिए, सीबीएसई पिछले कई साल से जो टॉपर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं करता है, ताकि जो बच्चों में एक अनहेल्दी कंपटीशन जो है उसको बढ़ावा देने से रोका जा सके। इसलिए अब मेरिट लिस्ट या टॉपर्स की लिस्ट सीबीएसई की तरफ से जारी नहीं किया जाता है। पिछले कई सालों से ये प्रैक्टिस है सीबीएसई की तरफ से, ताकि बच्चों में चलिए, तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो नतीजे घोषित किए गए हैं वो तमाम उन अभिभावकों के लिए और साथ ही साथ बच्चों की मेहनत का जो फल है वो उन्हें इन अच्छे नतीजों के रूप में सामने आया है। और आइए अब खबरों में बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, यानी कि चुनादेश 2024 की। तो 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 24.87% मतदान दर्ज हुआ। सबसे अधिक बंगाल और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग अभी तक हुई है। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। तमाम वीआईपी चेहरों ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो लोकतंत्र के चुनावी पर्व में दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेताओं ने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दिया है। और आप 4 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी और पवन कल्याण। तो आप डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम वो तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप कन्हैया कुमार को इस वक्त देख रहे हैं अपनी वोटिंग के मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और अब आपको दिखाते हैं ये साउथ के 4 सुपरस्टार, जिसमें जूनियर एनटीआर मौजूद हैं, साथ ही साथ अल्लू अर्जुन है, चिरंजीवी और पवन कल्याण। आपने फिल्मों में इन्हें हीरो के रूप में देखा होगा, लेकिन आप आज लोकतंत्र के हीरो के रूप में किस तरह से ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोगों को अपने वोट डालने के अधिकार के बारे में सजग कर रहे हैं। और अभिनय का लोहा मनवाने वाले कैसे जो ये तमाम फिल्म स्टार हैं वो सरकार चुनने में अपना योगदान दे रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ समझ में आता है। तो आपने देखा इन सितारों का मतदान, और हमारे साथ रिपोर्टर्स जो हैं वो जुड़ने वाले हैं अलग अलग राज्यों से। तो योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से, अजीत द्विवेदी देवास से, मध्य प्रदेश से भी मौजूद हैं अजीत द्विवेदी, राजेश राज बेगूसराय से, यानी कि 3 संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजीत आपके पास आना चाहेंगे, वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से अभी जो आंकड़ा है देखा जाए अजीत वो ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि जो ये चौथा चरण है जो कि एक निर्णायक दौर माना जा रहा है, इसमें वोटिंग परसेंटेज में और बढ़ोतरी होगी। अभी किस तरह का सूरत हाल है अजीत? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें थी पोलिंग बूथ पे, लेकिन अब जब से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है उसके बाद से थोड़ा भीड़ कम हुई है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये अच्छी बात है कि 11 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं और 32.5% के आसपास जो है वोटिंग जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वहाँ पर हुई है। और देवास लोकसभा सीट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया है और करीब 36% के आसपास जो है वो देवास लोकसभा सीट में अभी तक जो है वोटिंग हो चुकी है। हाँ, इंदौर लोकसभा सीट पे सबसे कम वोटिंग परसेंटेज अब तक निकल के सामने आया है। 25% के आसपास जो है इंदौर में वोटिंग अभी तक हुई है। 11 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो कि चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। और इंदौर में जिस तरीके से जब कांग्रेस
के 85 का पर्चा जो है वो वापस लेने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पर वोटिंग कम हो सकती है, और वही निकल के सामने आया कि इंदौर में इस बार वोटिंग जो है काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें, कतारें दिखाई दे रही है। वहाँ पर काफ़ी उत्साह जो है मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, और बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल है, फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में शामिल है। और बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग जो है, जो कि 85 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को, बुजुर्गों को, और 40% से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को घर पर मतदान करने की सहूलियत चुनाव आयोग ने दी थी। उसके बाद भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो खुद आकर, चलकर पोलिंग बूथ पर आकर अपना मतदान दे रहे हैं, और उनका उत्साह जो है वो देखते बन रहा है। तो देखिए, 8 सीटों पर मतदान है, लेकिन तस्वीर जो है अलग अलग दिखाई दे रही है। और देवास लोकसभा इस समय जो है सबसे आगे है वोटिंग परसेंटेज में, और इंदौर जो है अभी, जो कि कई मामलों में देश में आगे है, लेकिन इस समय वोटिंग में काफ़ी पीछे चल रहा है अगर 8 लोकसभा सीटों की हम बात करें। लेकिन अभी थोड़ा वोटिंग कम हुई है, जब से धूप ज़्यादा हुई है, गर्मी बढ़ गई है। लेकिन उम्मीद है कि करीब 2 बजे के बाद एक बार फिर से भीड़ बढ़ना शुरू होगी, जब थोड़ा मौसम ठंडा होगा और लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे। जैसे कि सुबह हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी पोलिंग बूथ पे, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो थी वो भी यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रही है। अगर 8 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इसमें सभी जो सीटें हैं वो मालवा निमाड़ की सीटें हैं, और इसमें जो मुकाबले की बात की जाए तो रतलाम लोकसभा सीट जो है वहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांचीलाल भूरिया जो है वो वहाँ पर मैदान में है, और कांग्रेस से कद्दावर नेता वो माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो सीटें हैं वहाँ पर सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, अगर हम बात करें तो खरगोन की बात करें, रतलाम की बात करें, वहाँ पर आदिवासी फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर। हालांकि जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समीकरणों के माध्यम से आदिवासियों को साधने की कोशिश की है वहाँ पर, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर उभर के सामने आया है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो अभी तक चुनावी हमने पूरा 1 महीने में देखे हैं, समीकरण देखे हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बीजेपी पे दबाव ये है कि उसे 2019 का उसका जो प्रदर्शन था, 29 में से 28 सीटें जीत के बीजेपी आई थी, उसको दोहराने का एक दबाव बीजेपी पे जरूर बना हुआ है। तमाम सीटों पर वो वर्चस्व कायम करने का एक प्रेशर रहेगा। लेकिन अब रुक करते हैं सीधा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की तरफ। क्या है ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। जी, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे जहां से योगेश शीतल मौजूद है। योगेश, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए खास तौर पर, क्योंकि अंदर खाने जो 2 बड़ी पार्टियां थी एनसीपी और शिवसेना, उसमें 2 फाड़ है। जिन तमाम सीटों का हम जिक्र आज कर रहे हैं, कितना असर डालता हुआ नजर आता है आपको ये फैक्टर? आंचल, देखिए, जो अगर आप सीटों के नजरिए से देखेंगे तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे जो बटी हुई पार्टियां हैं उनके दोनों तरफ के कैंडिडेट्स आपस में ही कंटेस्ट कर रहे हैं। शिरूर, जिसमें से मैं सबसे पहला नाम आपको बताऊंगा, जो कि कुल 11 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 कंस्टिट्यूंसी जो है वो बेसिकली पुणे में 4 कंस्टिट्यूंसी है, जिनमें से एक बारामती है, जिसमें जो है बारामती में तीसरे चरण में मतदान हो चुका। लेकिन अगर आप शिरूर की बात करें, पुणे जिले में आता है, यहाँ पे एनसीपी के ही 2 जो अजीत पवार और शरद पवार के जो गुट हैं उनके कैंडिडेट आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अहमदनगर में देखें तो वहां पे शिवसेना के कैंडिडेट जो है वो आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, अगर आप नंदुरबार में जाएं, जलगांव में जाएं, तो वहां पे आपको बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिखेगी। अगर आप मध्य महाराष्ट्र में अगर आप आए, जैसे कि जालना में आए, अगर आप जालना या बीड में अगर जाएं, जहां पे इस वक्त चुनाव चल रहा है, तो बीड में पंकजा मुंडे कंटेस्ट कर रही हैं, बड़ी कैंडिडेट मानी जाती हैं। ओबीसी का एक कह सकते हैं, गोपीनाथ मुंडे ओबीसी के बड़े नेता माने जाते थे। महाराष्ट्र ने पिछले दिनों मराठा आरक्षण को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी देखे, उसमें फिर बाद में यह भी बात हुआ कि मराठा को जो है, जो मराठों को है उनको ओबीसी कोटा से आरक्षण दिया जाएगा। इसमें ओबीसी नेता काफी मुखर हुए थे, इसको लेकर वहां राजनीतिक जमीन काफी गर्म हुई थी। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो यहां पे चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और काफी जो ऐसे बड़े नेता हैं, मसलन आप अगर रेल राज्य मंत्री देख लें, राव साहब दानवे को, जो रेल राज्य मंत्री रहे हैं, उनका कंटेस्ट चल रहा है। इसके आप सुजय विखे पाटिल को देख लें, जो विखे पाटिल का पूरा जो एरिया रहा है, अगर आप अहमदनगर को देख लें, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट कंटेस्ट चलेगा, क्योंकि बड़े नेता हैं, प्रतिष्ठा दांव पे रहती है। अगर आप पर्टिकुलरली जैसा आपने कहा, शिवसेना एनसीपी दोनों पार्टियां पिछले 2-3 सालों में दोनों पार्टियां बट गई। ऐसे में ये जो अभी जो पोलिंग चल रहा है, ये इस मामले में निर्णायक रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव भी है। जो भी गुट, जो भी खेमा
आगे बढ़ता है, अपर हैंड जिसको मिलता है, उसकी कम से कम बार्गेनिंग पावर आप बोल सकते हैं विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ये और बहुत तय अहम करेगी कि फैक्टर उस आपने पार्टी की गिनवाया आगे की है। दिशा क्या होगी। बिल्कुल, ये योगेश आपने बहुत अहम फैक्टर गिनवाया और इसी पर आगे बात करते हैं। बेगूसराय से मौजूद है हमारे संवाददाता राजेश, अगर हम खास तौर पर इस बार के चुनावों के समीकरण को देखें तो जेडीयू इस बार भाजपा के साथ है, ये जो गठबंधन है वो कितना असर डालता हुआ नजर आएगा इन तमाम सीट्स पर जब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की? देखिए, अब तक अगर 3 चरणों पर नजर डालें आंचल, तो तीनों चरण में जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके सीटों की संख्या ज्यादा थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का बखूबी निर्वाह करने की कोशिश की और तमाम कोसी और सीमांचल के इलाके में अगर अररिया सीट को छोड़ दें तो सिर्फ अररिया सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी किस्मत आजमा रही थी। बाद बाकी कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश, भागलपुर, बांका समेत तमाम सीटों पर जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे। ये चौथा चरण है। इस चौथे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 सीटों की बात करें तो बगल का एक सीट है मुंगेर, जहां से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ एक बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जहां पर की घमासान मचा हुआ है। बगल की सीट है उजियारपुर, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ आलोक मेहता जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनको आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहां भी मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प होने के आसार हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये बेगूसराय है, ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। यहां से गिरिराज सिंह दूसरी बार चुनाव मैदान में है और सीपीआई के अवधेश राय उन्हें चुनौती दे रहे हैं। दरभंगा सीट जो है गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ ललित यादव जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में आरजेडी ने उतारा है। समस्तीपुर में 2 सीटें आती हैं, एक उजियारपुर से नित्यानंद राय और दूसरी सीट समस्तीपुर। वहां भी मुकाबला दिलचस्प है आंचल कि वहां पर बिहार सरकार के 2 मंत्री जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, दोनों के बेटे और बेटी चुनाव मैदान में है। एक लोजपा की टिकट पर, दूसरा कांग्रेस की टिकट पर। और जो कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी, वो महेश्वर हजारी रामविलास पासवान के अपने ममेरे भाई लगते हैं। उनके बेटे सन्नी हजारी चुनाव मैदान में हैं। अब दुबला की स्थिति तमाम समीकरण जो है वो इस बार के मतदान पर मंत्री बिल्कुल जी तमाम जो समीकरण है वो इस बार के मतदान पर कितना असर डालते हैं, ये तो जब शाम तक वोट प्रतिशत सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि चौथे चरण का निर्णायक दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर चुनाव काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यहां एआईएमआईएम से मौजूदा सांसद असुद्दीन ओवैसी को इस बार बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। जिस तरह ओवैसी अपने भाषण में धार रखते हैं, उसी तरह माधवी लता भी काफी तेज तर्रार है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले हैदराबाद की गर्मी और उस पर चुनावी पारा दोनों काफी बढ़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने आज हैदराबाद में अपने वोट डाले और जीत का दावा किया। संदेश खाली की अगर बात करें तो वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पश्चिम बंगाल की रैपिड एक्शन फोर्स, सिविक पुलिस और स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और निजी सामान को नष्ट करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि संदेश खाली की महिलाओं द्वारा टीएमसी के स्थानीय गुर्गे दिलीप मलिक के खिलाफ धमकाने का विरोध करने के बाद ये कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री को सत्ता के इस बेशर्म दुरुपयोग को रोकना होगा। मालविया ने कहा कि इस तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कानून का शासन कायम रहना चाहिए। अमित मालविया ने अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करने की भी मांग की है।
पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में मतदान के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी में मत्था टेका। प्रधानमंत्री ने वहां अरदास में भी वो शामिल हुए और शबद कीर्तन भी सुना। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए जो तमाम दुर्लभ शस्त्र हैं उनके भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने लंगर रसोई में पहुंचकर वहां लंगर सेवा की। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में मौजूद संगत को लंगर भी परोसा। प्रधानमंत्री को गुरुद्वारा समिति द्वारा सम्मान पत्र और सिख बीबियों द्वारा माता गुजरी जी का चित्र भी भेंट किया गया। लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। वहीं प्रधानमंत्री ने आज बिहार के हाजीपुर में विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि राजद हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले अब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है ये लोग आरक्षण नहीं छीन सकते। प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। और दिल्ली में स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर इस वक्त बोल रहे हैं मोदीनॉमिक्स के परिणाम पर। आइए आपको सुनवाते हैं। 2014 has been created. So there are almost like 25 crores out of credit-led employment and almost 20 crores out of government initiative-led employment, which is fractional. This totals to, I've already given you the math, almost 45.2 crores after mortality. This has happened because of, these are the macroeconomic factors. One is we have made great strides in financial deepening. In 2013-14, India's financial deepening ratio was 19.71. As of 22, it had gone up to 31.85. Similarly, if you look at the credit penetration, where we have used the Rangarajan methodology, the credit gap has fallen by 12.1% because of speeding. So this is called credit outreach gap. People who were having no access to credit, how many more people have access to credit? So these two preconditions are very important to create credit-led employment. Next one. So, employment generative impact of Modinomics, the paradigm shifts. Jobless growth has been a perennial problem since independence. This was primarily due to a policy focus on formal jobs rather than creating employment and then moving it up the formality value chain. Creating fractional employment had no focus at all. Using credit and financial inclusion as a tool for employment generation was not feasible at that time. Over-reliance on statistical surveys and governance policies and economic policies working in independent silos. So if you look at the principle of Modinomics, which I had said in 2013, was inclusive economics, inclusive governance. So if you are able to bring these two factors together, then the development takes place, and which is what we are finding in this report. And our reports are based on project level findings, have a high degree of. तो मोदिनॉमिक्स का जो परिणाम रहा 2014 से 2024 तक, उसे रिलीज करते हुए स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। वाराणसी से मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री आज काशी में लोगों से मिलकर रोड शो पर निकलेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के बाद ये रोड शो शुरू होगा। इसके लिए बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। शहर में प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। रोड शो जिन इलाकों से गुजरेगा उन रास्तों को बेहद सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसमें BHU गेट स्थित मालवीय प्रतिमा और गोदौलिया चौराहा प्रमुख है।
प्रधानमंत्री के रोड शो में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति, उन्नति हमारी उन्नति। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।